जी के गोष्ठी। जरा सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में जब कोई सभ्यता अपनी रचनात्मकता, ज्ञान और समृद्धि के बिल्कुल शिखर पर हो। इतिहास में ऐसे दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही बेहद खास दौर की यात्रा पर चलेंगे, गुप्त साम्राज्य। आइए साथ मिलकर जानते हैं कि आखिर क्या बात थी जो इस युग को इतना इतना अनोखा बनाती थी। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक और साम्राज्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो संस्कृति, वैज्ञानिक सोच और राजनीतिक स्थिरता का एक ऐसा संगम था जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही तय कर दी। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इन्हीं सभी उपलब्धियों की वजह से ही तो इसे भारत के स्वर्ण युग का वो गौरवशाली खिताब मिला। तो इस युग को सही मायने में समझने के लिए ना, हम इसकी पूरी कहानी को जानेंगे। सफर शुरू होगा इस स्वर्ण युग की शुरुआत से, फिर मिलेंगे इसके महान सम्राटों से, ये जानेंगे कि वो शासन कैसे चलाते थे, उनकी इस अद्भुत दौलत का राज क्या था, उस दौर में लोगों का जीवन कैसा था, और हाँ, आखिर में हम ये भी पड़ताल करेंगे कि इतना महान साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आखिर इस महान साम्राज्य की नींव कहाँ और कैसे रखी गई? देखिए, तीसरी शताब्दी का समय था। बड़े बड़े कुषाण और सातवाहन साम्राज्य गिर चुके थे और भारत में एक राजनीतिक खालीपन सा छा गया था। और बदलाव के इसी दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की उपजाऊ जमीन से एक नए वंश का उदय हुआ। इसकी नींव रखी थी श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच ने, लेकिन उन्होंने तो बस शुरुआत की थी। साम्राज्य के जो असली निर्माता थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और उनकी प्रतिभा सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कूटनीति कमाल की थी। उन्होंने शक्तिशाली लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। इससे उन्हें सिर्फ एक सहयोगी नहीं मिला, बल्कि इस एक कदम ने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी शक्ति को इस तरह मजबूत किया जैसा शायद अकेले युद्ध जीतकर कभी संभव नहीं हो पाता। तो नींव तो रखी जा चुकी थी। अब समय था इस साम्राज्य को उन ऊंचाइयों तक ले जाने का जिनकी कल्पना भी नहीं की गई थी। और ये काम किया दो ऐसे महान शासकों ने जिन्होंने सही मायनों में गुप्त साम्राज्य की महानता को परिभाषित किया। सबसे पहले आते हैं समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे। वो इतने जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार थे कि उन्हें अक्सर भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, विजय अभियान और साम्राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार। उनकी जीत की कहानियां आज भी इलाहाबाद स्तंभ पर खुदी हुई हैं, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। उनके व्यक्तित्व में आप देखेंगे बड़े गहरे विरोधाभास थे। एक तरफ वो इतने प्रतिभाशाली कवि थे कि उन्हें कविराज यानी कवियों के राजा की उपाधि मिली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे शक्तिशाली सम्राट थे जिन्होंने अपनी शक्ति की घोषणा के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसा बड़ा अनुष्ठान किया। और उनके सिक्के उनके इस दोहरे व्यक्तित्व को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये उनके कलात्मक पक्ष को उजागर करता है। और फिर दूसरी तरफ हैं अश्वमेध यज्ञ के सिक्के, जो उनकी शाही शक्ति का प्रतीक हैं। कमाल है ना? अब समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इनके शासन में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर, अपने शिखर पर पहुंचा। उन्होंने पश्चिमी भारत से शक शासकों को हराकर जरूरी व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। उनका दरबार 9 रत्नों यानी 9 रत्नों से सजा हुआ था, जिनमें महान कवि कालिदास भी शामिल थे। और हाँ, उन्हीं के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आए, जिनकी लिखी बातों से हमें इस समृद्ध युग की एक अनमोल झलक मिलती है। लेकिन सोचिए, इतना विशाल साम्राज्य क्या सिर्फ राजाओं के दम पर चल सकता था? नहीं, गुप्तों की असली प्रतिभा उनके बेहतरीन प्रशासन तंत्र में थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये शाही मशीनरी आखिर काम कैसे करती थी। गुप्त प्रशासन आप देखेंगे कमाल का संगठित था। एकदम शीर्ष पर होते थे राजा, जो परम भट्टारक जैसी शानदार उपाधियां लेते थे। फिर पूरे साम्राज्य को बांटा जाता था भुक्ति में, जो आसान भाषा में प्रांत थे। इन्हें चलाते थे उपारिक, और इन प्रांतों को आगे विषय यानी जिलों में बांटा जाता था, जिनका प्रबंधन विषयपति करते थे। एकदम साफ और कुशल व्यवस्था। उनकी प्रशासनिक कुशलता का एक और बेहतरीन उदाहरण है संधि विग्रहिक का पद। ये अधिकारी, अगर हम आज की भाषा में कहें तो युद्ध और शांति मंत्री जैसा था, यानी सारे सैनिक और राजनयिक मामलों के लिए जिम्मेदार।
सोचकर देखिए, इतने विशेष पद का होना ही ये साबित करता है कि उनका शासन तंत्र कितना उन्नत था। तो अब बात करते हैं उस आर्थिक बुनियाद की जिसने स्वर्ण युग को आगे बढ़ाया। सवाल यह है कि आखिर इतनी समृद्धि, इतनी दौलत आई कहां से? गुप्त साम्राज्य के समृद्धि का सबसे बड़ा और चमकदार सबूत उनके सोने के सिक्के। इन्हें दीनार कहा जाता था। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारतीय इतिहास में किसी भी दूसरे वंश ने इतने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। और ये सिर्फ मुद्रा नहीं थी, ये तो कला के छोटे छोटे नमूने थे जो साम्राज्य की दौलत और उनकी कलात्मक श्रेष्ठता का एक शक्तिशाली प्रतीक थे। लेकिन अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ना काफी दिलचस्प है। एक तरफ थे सोने के दीनार। इनका इस्तेमाल होता था बड़े लेन देन में, जैसे जमीन खरीदना या बड़े अधिकारियों को वेतन देना। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे व्यापार के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल होता था। ये हमें एक ही समय में शाही खजाने और एक आम आदमी की जिंदगी दोनों की एक झलक देता है। चलिए अब जरा इस दौर के समाज, धर्म और संस्कृति की गहराइयों में उतरते हैं। इसे स्वर्ण युग तो कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद गुप्त समाज गहरी समस्याओं से भरा था। फाहियान जो लिखते हैं उससे एक कठोर जाति व्यवस्था का पता चलता है। ऐसी व्यवस्था जहां चांडाल कहे जाने वाले अछूतों को गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। सोचिए, उनकी मौजूदगी ही लोगों के लिए एक चेतावनी जैसी। महिलाओं की स्थिति भी इसी जटिलता को साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें स्त्री धन का अधिकार था, यानी शादी के वक्त जो संपत्ति उन्हें तोहफे में मिलती थी वो उनकी अपनी होती थी। लेकिन इसका एक दूसरा बेहद अंधेरा पहलू भी है। इसी युग में हमें सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी के एरण शिलालेख में। ये अधिकारों और क्रूर सच्चाइयों के बीच का एक झकझोर देने वाला सच है। हालांकि इन समस्याओं के बावजूद सांस्कृतिक क्षेत्र में ये युग सचमुच स्वर्ण था। इसी दौर में शानदार नागर शैली की मंदिर वास्तुकला का उदय हुआ और साम्राज्य की दूरदृष्टि का सबूत देते हुए कुमारगुप्त प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ बना। एक हिंदू राजा द्वारा एक महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करना, ये उस युग की धार्मिक सहनशीलता के बारे में बहुत कुछ कहता है। हर महान कहानी का कहीं ना कहीं एक अंत होता है। तो अब हम इस साम्राज्य के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पतन की वजह क्या बनी। कई महान साम्राज्यों की तरह यहां भी सबसे बड़ा बाहरी खतरा आक्रमणों से आया, और इस मामले में ये थे हूण। आखिरी महान गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और जरूरी जीत भी हासिल की। लेकिन इन लगातार युद्धों की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, एक ऐसी कीमत जो धीरे धीरे शाही खजाने को खाली कर रही थी। और ये आर्थिक पतन की कहानी ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जरा देखिए कैसे सिक्कों में सोने की शुद्धता, जो शुरुआती शासकों के समय में बहुत ज्यादा थी, समय के साथ गिरते गिरते कितनी कम हो गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दौर के गंभीर आर्थिक संकट का ठोस सबूत है। और इसका सीधा नतीजा था युद्ध में सारे संसाधनों का खत्म हो जाना। और फिर 550 ईस्वी तक ये महान साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूटकर बिखर चुका था। ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो पूरे इतिहास में गूंजता है। क्या इस स्वर्ण युग को बाहरी आक्रमणकारियों के दबाव ने खत्म किया, या फिर आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव जैसी अंदरूनी दरारों ने आखिरकार इसके पतन को अंजाम दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को जरूर सोचना चाहिए। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।